दर्शकों से कहा था गोकुल बुटेल जी जी। साहब जो है उनसे हम बात करेंगे। तो वो अब लाइन पे जुड़ गए हैं हमारे साथ। बात शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं अपने दर्शकों को गोकुल बुटेल हैं कौन ना। ये जो ऑल इंडिया कांग्रेस के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जी जी। और साथ ही साथ इस समय जो हिमाचल में इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए एक वॉर रूम कंसेप्ट आपने सुना होगा कि वॉर रूम क्या होता है, जहां से पूरा कंट्रोल किया जाता है। तो जो इनका वॉर रूम है कांग्रेस का, उसके ये इलेक्शन वॉर रूम के प्रभारी हैं, चीफ हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी गोकुल बुटेल साहब जी आ गए हैं। आइए बात करते हैं जरा। गोकुल बुटेल जी, आपका दिव्य हिमाचल टीवी में हम पहाड़ी में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी देखिए, मेरा पहला प्रश्न है आपसे। मेरे साथ ओंकार सिंह जी हैं, मेरे साथ में साथी हैं आपके साथ जब हम बात कर रहे हैं। देखिए, परसों हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं। अब तो घंटे भी 36 से कम हो गए हैं। तो प्रदेश में आप, मेरा सीधा पहले सवाल है आपसे, एक ऑनेस्ट आंसर हमारे दर्शक चाहेंगे। 68 में से कांग्रेस कितनी सीटें जीतने जा रही है? अनिल जी, अगर हम अपना सही अनुमान लगाएं तो हम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 40 से 45 से ऊपर बहुमत जो है वो कांग्रेस को मिलेगा। सरकार के खिलाफ बहुत रोष है। जो प्रदेश सरकार है, खासकर युवाओं में बहुत रोष है, व्यापारियों में बहुत रोष है, महिलाओं में बहुत रोष है, कर्मचारियों में बहुत रोष है। तो ये जो रोष है, ये 5 साल के बाद इनको दिखाने का मौका मिल रहा है और मुझे लगता है कि भारी बहुमत से जो है 40 से 45 सीटों से ऊपर जो है वो कांग्रेस जो है सरकार बनाएगी। जी, अच्छा लगा। ओंकार जी, आपका प्रश्न। जी पटेल जी, ये बताइए कि इस बार कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनसे कांग्रेस को जो है वो बढ़त मिल सकती है? साहब, जो मुद्दे हैं ओंकार जी, वो हमारे कांग्रेस के मुद्दे नहीं है। कांग्रेस का एक हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं उन मुद्दों के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाचल में है वो आज है महंगाई का मुद्दा। महंगाई का मुद्दा है। जब मेरी उम्र अभी 32-33 साल है, तो जब भी मैं ही स्कूल में होता था तो मुझे याद है मैं अपनी साइकिल पे ब्रेड लेने जाता था। तो जो छोटी ब्रेड होती थी 8 रुपए की होती थी, 10। मैं हैरान हूँ, मतलब पिछले 3-4 सालों में आप देखेंगे ब्रेड के दाम 40 से 50 रुपए पहुंच चुके हैं। तो ये हर एक आदमी जो है, आज मैं ब्रेड का एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो हर रोजमर्रा की जिंदगी में आदमी के जीवन में लगती है। सब कुछ जो है वो आसमान छू रहा है। सरकार की इसमें कोई योजना नहीं है कि कैसे इसे नियंत्रण किया जाए। तो महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है हमारा ओपीएस बहाली का। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमारे पास सरकारी कर्मचारियों, हर एक दूसरे घर से एक सरकारी कर्मचारी है। कोई पेंशनर है तो कोई कर्मचारी है, कोई फौज में है। तो एक ओपीएस का मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रदेशों में लागू भी कर दिया है। झारखंड में जहाँ हमारी सरकार है कोलिजन में, वहां भी होने जा रहा है। और हिमाचल में हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। हम कमिटेड हैं कि हम ओपीएस की बहाली करेंगे पहली कैबिनेट में। और तीसरा रोजगार का मुद्दा। 65 से 70 हजार खाली पद पड़े हैं। प्रदेश सरकार कहती है कि उस पर भर्ती नहीं हो सकती। जब युवा कोई पेपर देता है तो कभी पेपर रद्द हो जाता है, जब पेपर रद्द नहीं होता है तो लीक हो जाता है। तो ये एक युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। स्पेशली कोविड में सब युवाओं के 2 साल वेस्ट हो गए। और ये जो आगे पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ, इससे कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है बहुत चिंतित है, परेशान है। तो यही हमारे कोई गंभीर मुद्दे हैं जिनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जी, बहुत बेहतर, बड़े पिन पॉइंटेड मुद्दे हैं गोकुल बुटेल। अगर मैं कहूं जी आपसे, देखिए आपने अभी कहा या फिर जो भी चीजें हैं, देखिए आपके घोषणा पत्र में जो है आते ही ओपीएस, हर महिला को 1500 रुपए मासिक जो आप देने वाले हैं, उसे पेंशन कह लीजिए, जो भी आप उसको टर्म दे सकते हैं। आते ही 1 लाख सरकारी नौकरियां, ऐसा ही और भी बहुत कुछ। जनता भी पूछ रही है, बुद्धिजीवी भी खासकर, और साथ में भाजपा तो पूछेगी ही। अगर आपकी सरकार बनती है, धन कहां से आएगा? सर, बात ऐसी है, ये जो सरकार है आप देखेंगे तो एक जब भी कुछ होता है, आज एक आदमी है, उसकी दुकान है, वो कहता है कि मैं आज 100 रुपए की सेल करता हूं, मगर मैं अगला जो राशन डालूंगा मैं 500 रुपए का डालूंगा। उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाता है, मैं उसको बेचूंगा। रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये बहुत बड़ा मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से इसको भगवान ने सब कुछ दिया है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हरे भरे फॉरेस्ट हैं,
बहुत चीजें हैं जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। आप खर्चा तो तभी बढ़ाओगे जब आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर पाओगे। पुरानी हमारी सरकारें रही हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे बहुत छोटी उम्र में माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला। और जैसे हाइड्रो पावर का हमारा पूरा पोटेंशियल था, वो जो है वो हमारी सरकारों ने रीच किया, उससे आमदनी बढ़ी। तो वैसे ही अभी सोलर का बहुत पोटेंशियल है। टूरिज्म एक यूनिट ऐसा है जहाँ पे बहुत अपार हमारे जो हाई एंड टूरिज्म है उस पे अपार क्षमता है। तो कहीं ना कहीं से ऑफकोर्स जब हमारी स्टेट का जीएसटी का जब जितना टूरिस्ट आएगा, तो ऐसे तो बहुत ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं। तो हम सरकार में आते ही ये हमारी कमिटमेंट है कि ये जो 3 मुद्दे हैं ये हम करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहां भी ओपीएस आप देख सकते हैं। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने वीडियोस रिलीज किए, लोगों के अकाउंट में पेंशन आना, पुरानी पेंशन आना शुरू हो गई है। सरकार की हमारी प्रायोरिटी है, कहीं ना कहीं हमें खर्चों की कटौती भी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही सरकार बनेगी तो वो प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि किन खर्चों पे कटौती करनी है, किन खर्चों को जो हमारी कमिटमेंट से कैसे उन्हें पूरा करना है, और कैसे जो है रिसोर्सेज की जो है मोबिलाइजेशन करके कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है। जी जी ओकार जी। जी भुटेल जी, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में रिपीट किया है, हिमाचल में क्यों नहीं कर पाएगी? क्या लगता है कि क्या कारण रहेंगे अगर वो रिपीट यहाँ ना कर पाए? सर आप देखेंगे हिमाचल की जो जनता है बहुत ही प्रबुद्ध, बुद्धिजीवी, पढ़ी लिखी जनता है। जब 2012 में भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो कि एक संयोजित मूवमेंट थी जिसपे करप्शन नाम दिया गया, और ये पूरी जो है भाजपा द्वारा संयोजित थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया जाए। इन्होंने चाहे गांधी परिवार है, चाहे किसी पे भी आरोप लगाए, जो आज होते होते 10 साल इस मूवमेंट को हो गए हैं, ना लोकपाल बना, ना लोकायुक्त आया, ये सब लोग जानते हैं। मगर तब भी आप देखेंगे कि जब दिसंबर में चुनाव हुए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन पीक पे था, तब भी आप देखेंगे कि हिमाचल की जनता ने राजा वीरभद्र सिंह की कांग्रेस सरकार को चुना और सत्ता में लाए। तो हिमाचल की जनता बहुत बुद्धिजीवी है, वो समझती है कि कैसे कैसे। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, आप हाल के सारे चुनाव देखिए हिमाचल में, चाहे वो नगर निगम के चुनाव थे, भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव था, भाजपा को मुंह में की खानी पड़ी। हमारे 2 और जो बाई इलेक्शन थे स्टेट के, उसमें भी मुंह की खानी पड़ी। तो जनता का रुख साफ है, पीपल आर वांटिंग अ चेंज। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो। स्पेशली जो हमारी स्टेट की सरकार रही है, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई हैं। चाहे वो कोविड हो, कोविड में स्कैम हुआ, कोई सरकार पॉलिसी नहीं लाई। जो हमारी यूथ थे, चाहे वो खाड़ी देशों में या बाहर के राज्यों में काम करते थे, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, जिनका रोजगार छूट गया उनके लिए क्या पॉलिसी लाई जाए। कुछ सरकार ने ये ऑटो पायलट मोड पे सरकार चल रही है, कोई डिसीजन कोई ले नहीं रहा है। कर्मचारी इससे त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, युवा त्रस्त है। तो बस लोगों का बिल्कुल, लोग जो है वो आज बदलाव चाह रहे हैं। और कांग्रेस जो है, हम जनता के बीच में जाकर यही वादा करते हैं कि हम एक अच्छा विकल्प, यही नहीं कि आप भाजपा को हटाना चाह रहे हैं तो हमें चुन लीजिए, ताकि हम उनको दिखा सके कि हम अच्छा विकल्प क्यों है, तो हम एक बेहतर सरकार जो है वो देंगे। जी गोकुल बुटेल, देखिए मेरा प्रश्न युवाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए एक प्रश्न क्लियर कर दूं, मेरा प्रश्न किस तरफ बढ़ रहा है। देखिए आप 32-33 साल की उम्र में कांग्रेस के इलेक्शन का वॉर रूम संभाल रहे हैं, उसके आप चीफ हैं इस समय पे। जी। मतलब आप एक ऐसे युवा हैं जिन्होंने ये बताया कि छोटी उम्र में अगर आदमी आगे बढ़ता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो कहां जा सकता है। आप अपनी फील्ड में, राजनीतिक क्षेत्र में आप यूथ आइकन है इस समय। आपने बात कह दी कि हम नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां। वैसे भी ये तो एक हो गया। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते तो आप नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं चुना। आप जैसे और भी नौजवान होंगे हिमाचल के, उनके लिए क्या करेंगे आप? क्या कोई यूथ पॉलिसी या कुछ, ताकि वो आपकी तरह या जो उनके यूथ आइकन है वैसे बनना चाहें तो उन्हें मौके मिल सके? मैं राजनीति से हटके बात कर रहा हूं, राजनीतिक क्षेत्र से हटके बाकी क्षेत्रों में। जी अनिल जी, मैं आपको बताऊं, ये मैं मानता हूं, मैं हिमाचल में ही पला बड़ा हुआ हूं। 6-7 साल में फिर मैं अमेरिका में रहा, वहां मैंने जॉब करी, मुख्यमंत्री के साथ काम किया। तो मैं, जैसे आपका गैर राजनीतिक प्रश्न है, तो हर युवा को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 17 में मैं विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांग रहा था, मैं टिकटार्थी था और मुझे टिकट नहीं मिला। बट मैंने अपनी मेहनत, मैंने सोचा कि मैं जब भारतवर्ष आया था तो मैं कुछ सोच लेके आया था कि मैं हिंदुस्तान के लिए कुछ करूं और मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ कर सकूं। मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा आईटी सलाहकार के रूप में जो मेरा कार्यकाल था, हमारे बिजली के बिल ऑनलाइन नहीं थे, पानी के बिल ऑनलाइन नहीं थे। आज आप सरकारी डेटा लेंगे तो आप देखेंगे टीसीपी के नक्शे बड़े बड़े प्रिंट होके, और तो हमने बहुत इसमें सुधार लाए। और मुझे आज बहुत दुख होता है कि जो सुधार हम लाए वो वहीं के वहीं रुके रह गए।
जो हमने एक फॉर्म्स की वेबसाइट बनाई थी, किसी को कोई भी फॉर्म चाहिए एचपी फॉर्म्स में जाके अपडेट, 2017 के बाद वो अपडेट ही नहीं किया गया, कोई पॉलिसी नहीं लाई गई। तो जो 3 साढ़े 3 साल का मेरा कार्यकाल था, जिसमें मैं अपने लिए बोल सकता हूँ क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैंने खुद स्टार्ट किए थे, आईटी पार्क हमारे कांगड़ा के पास आना था, उसकी ये सरकार एफआरए एफसीए नहीं ला पाई। तो चलिए, मुझे लगता है कि सरकार तो आती जाती रहती है, बट हमें अगर किसी युवा का फायदा हो रहा है तो मुझे ये लगता है नंबर एक, आज जो हमारे आपके सवाल पे मैं आता हूँ वापस, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं एक शोषण किया जा रहा है लोगों का। मैं बहुत दुख होता है, हमारे वहाँ आसपास कॉलेज है, स्कूल्स हैं, तो मैं देखता हूँ 9-9 10-10 हजार रुपए में वहां पे लेक्चरर लगे हुए हैं। और वो आदमी करे क्या, क्योंकि वो लेक्चरर तो है, उसको एक सोसाइटी में स्टेटस है, लेक्चरर है। बट मैं देख के एकदम दंग था कि 10 हजार रुपए में कैसे वो अपनी रोजमर्रा की, तो ये जो एक तरह से लोगों का शोषण होता है, उन्हें एक तरह से मैं कहूंगा ये अब्यूज है जो हमारे गैर सरकारी संस्थान और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार को एक, जैसे वो पे निर्धारित करती है और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाना चाहिए। आप देखेंगे पिछले हमारी भी सरकारें नहीं, कभी ऐसा एक्शन नहीं लिया गया, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे नहीं लिया गया, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे नहीं लिया गया कि अगर आप 6 हजार रुपए में किसी प्राइवेट आदमी को नौकरी दे रहे हैं तो उसके हिसाब से एक पे स्केल डेवलप किया जाना चाहिए। तो फिर ये जो है, मुझे लगता है इसमें एक पॉलिसी लाने की जरूरत है। आपने इसलिए कहा, इसीलिए हमारा जो युवा है हिमाचल में खासकर, वो सरकारी जॉब ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरी एक जॉब सिक्योरिटी है, मुझे अच्छी सैलरी आएगी। तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी सेवाएं सरकार में दूंगा या किसी पीएसयू में भी दूंगा तो मैं प्रोटेक्टेड हूं। तो मुझे लगता है कि ये सरकारी जॉब का चार्म तब तक रहेगा और बहुत ज्यादा रहेगा जब तक हम अपने प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ठोस कदम ना उठाएं। जी जी, बेहतरीन। जी गोकुल जी, मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न है। प्रश्न ये है कि भाजपा ये आरोप लगा रही है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो जीत के लिए जो है वो झूठे लुभावने वादे कर रही है और झूठे तोहफे देने की बात कर रही है। आप कितने इससे सहमत हैं? देखिए, झूठे वादे तो तब बात है, जैसे मैंने पहले ओपीएस की आपकी बात कही, ओपीएस अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हुआ है तब ये उसका वादा यहाँ कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि हम ओपीएस कर देंगे और हम किसी राज्य में हमने नहीं किया हो। बार बार हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं ओपीएस भाजपा ही कर सकती है। भाजपा इसलिए कर सकती है क्योंकि हमारी सरकार तो, भाजपा की तो बाकी 20 से ऊपर राज्यों में सरकार है, वहां पे ओपीएस लागू क्यों नहीं करती? हिमाचल को तो वो शगुफा छोड़ सकती है। दूसरी बात, जहां पे महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात है, हम कांग्रेस पूरा मानती है कि लोगों को आप रोजगार के अवसर दीजिए, मगर ये पॉलिसी क्यों आई? मैं इसकी कमेटी में था और सब नेताओं के बीच में डिस्कशन हुई। हमने बोला कि हिमाचल का हर एक महिला है वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट मानती है। वो नहीं चाहेगी कि हम 1500 रुपए सरकार पे डिपेंडेंट हो जाएं। ये जो पॉलिसी इसलिए लाई गई है क्योंकि आज जो महंगाई से पूरा देश त्रस्त है और अभी हमारी भारत राज्य में सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, तो हमें पता है कि हम भी एज ए स्टेट गवर्नमेंट एक लेवल तक महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे। हम जो, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो यूनियन लिस्ट के हैं, जो भारत सरकार के नियंत्रण में है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड रोल है। तो जो 1500 रुपए वाली बात है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आज बता दूं, ये खासकर इसलिए दिया गया है कि जो हमारी गृहिणियां हैं स्पेशली, जिनकी कोई रोजगार का अवसर नहीं है, उनको आज घर पे अपना रसोई का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। तो 1500 रुपए में ऐसा नहीं है कि उनकी रसोई चल जाएगी, मगर चलो कुछ ना कुछ तो बचेगा, कुछ ना कुछ हाथ में आएगा। तो ये 1500 का वादा इसलिए किया गया है। तीसरी बात, जो सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जयराम जी बोलते हैं कि 1 लाख तो हो ही नहीं सकता। अगर जयराम जी अपनी सरकार का खुद आंकड़ा देखें तो 65 से 70 हजार सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं अभी। उन्हें भर दें तो 70 तो यही होगी। ऑफकोर्स ये पहले राह में नहीं किया जा रहा था, मगर 1 लाख सैंक्शन कर दी जाएंगी और विधिवत तरीके से, क्योंकि जो कोई कमीशन से, पब्लिक सर्विस कमीशन से होंगी, कोई सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से होंगी, जिस लेवल की जैसी अपॉइंटमेंट होगी उसको एक प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और मैं एक और आपको आखिरी बात बताऊंगा, आप सब हिमाचली हैं, आपने कभी हिमाचल में पेपर लीक होते सुने थे? पेपर बिकते होते सुने थे? हिमाचल, हम हमेशा पूरे विश्व में जाके हम बोलते थे, पूरे देश में जाके बोलते थे कि हिमाचल में भर्तियां सिर्फ मेरिट के आधार पे होती हैं। कोई पैसे देके पुलिस में नहीं जा सकता, कोई पैसे देके जेई नहीं बन सकता। मगर पिछले 5 साल में जो जयराम सरकार ने जो किया है, इससे हर एक हिमाचली शर्मसार है। हम जिसके बहुत प्राउड होते थे कि हिमाचल ऐसी स्टेट है करप्शन से बची हुई है, मगर इन्होंने आज हिमाचल का जो हाल है वो बेहाल कर दिया है। जी बुटेल साहब, देखिए
इससे पहले कि मैं आपको धन्यवाद कहूं, एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों से भी कि आपने बहुत ईमानदारी से बातें रखी। आपने ऐसा भी नहीं कहा कि हम 60 सीटें जीत लेंगे या बाकी चीजें जो भी आपने कही। कई जगह इस बातचीत में आपका रूप जो था वो नेताओं से हटके लगा। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप अभी तो बहुत बिजी है ना जी इलेक्शन तक, इसके बाद आप किसी और कार्यक्रम में या इसी कार्यक्रम में फिर जुड़ेंगे हमारे साथ। तब तक आपका धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद ओंकार जी।